खुद ही नाव बनाने की कोशिश करते हैं। डेडे को उसे बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, माँ सेलिए के साथ, खासकर दोपहर में जब उन्हें गार्ड नहीं देख रहे होते। माँ सेलिए शाखाओं को काटना शुरू करता है और एक बड़े रबर के पेड़ को खोखला करता है। इस बीच बेलबेनॉइट और उसका पैसे वाला साथी रॉबर्ट गार्ड्स और कैदियों को रिश्वत देकर सामान जुटाना शुरू करते हैं। वो टीम जो उन्होंने बनाई थी वो लगभग 100 फ्रैंक में खाना खरीदती है ताकि वो लोगों को रिश्वत दे सके, जैसे कंडेंस्ड मिल्क, टैपियोका और बहुत सारे केले। इससे वो गार्ड्स को अपनी ओर मिला देते हैं और दूसरे कैदियों को भी। इस कैश की उन्हें बहुत ज़रूरत थी अगर उन्हें यहाँ से भागना था। खाने के अलावा इन लोगों को पानी लेना भी जरूरी था। उनकी योजना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थी। वो डेविल्स आइलैंड की लैट्रिन की पार्टियां भागने के दौरान ताज़ा पानी के लिए चुराते हैं। उन्हें साफ करने के लिए वो आग और डामर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लीक प्रूफ और कीटाणु रहित हो जाए। तरीका बुरा था पर काम कर गया था। हालांकि उफान वाले अटलांटिक सागर में आगे बढ़ने के लिए उनकी जरूरत कश्ती, भोजन और पानी से कई ज्यादा थी। वो इतनी कच्ची थी कि खुले महासागर की लहरों को सहन नहीं कर सकती थी। एक बहुत बड़ा वेसल ढूंढना इस चैलेंज का एक पार्ट था। इसे उन्हें अपने दम पर बना पाना बहुत मुश्किल था। पानी उसे बेचने से इनकार कर देता है तो वो डेडे को उसे संभालने को कहता है। खरीदें क्यों अगर आप उसे चुरा सकते हैं। आखिर में वो एक बहुत लंबी कश्ती चुरा लेते हैं जो न केवल उनके भार को सह सके बल्कि सारी चीजों के भार को भी सह सके और अटलांटिक की लहरों को भी सह सके। कश्ती चुराना एक ऐसा जोखिम था जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें रात में चोरी करते पकड़ा गया तो एकांत कारावास में भेजा जा सकता था या उससे भी बुरा मृत्यु दंड दिया जा सकता था, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे की आड़ में डेडे और क्वालिटी चुपके से चीनी चौक के पास पहुंचते हैं। कश्ती एक खंबे से बंधी हुई थी। दोनों कश्ती के पास पहुंचते हैं और उसे बंदी रस्सियों को काट देते हैं, लेकिन एक नाइट वॉचमैन उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और क्वालिटी को पकड़कर उसकी गर्दन काट देता है। डेडे को लगता है कि अब ये बारी उसकी है, लेकिन मार से झाड़ियों से कूद के आता है और उस आदमी को अपनी मशूटी से तुरंत खत्म कर देता है। जब बेलबेनॉइट को क्वालिटी के बारे में पता चलता है तो उसे दुख होता है। मरोने की ओर चल देते हैं। पहले पहले सब कुछ शांत था और सभी खुश भी थे, पर यह खुशी देर तक नहीं टिकती क्योंकि खतरनाक तेज धारा फिर से अपना सिर उठा लेती है। क्रूर धाराओं से लड़ते हुए वो सभी 3 घंटे और 21 किलोमीटर तक अपनी नाव को खींचते हैं ताकि महासागर तक पहुंच सके। जब वो नदी के मुहाने पर पहुंचते हैं तो उनकी योजना को पहला झटका लगता है। झूलने और पलटने के कारण उनका काफी सारा भोजन और पानी समुद्र में गिर जाता है जो उन्हें हफ्तों तक चलाना था। और जैसे ही उनकी टूटी फूटी कश्ती महासागर में पहुंचती है, हाल और भी बुरा हो जाता है। फ्रेंच गियाना से वेनेजुएला करीब 1600 किलोमीटर दूर है। आपको हमेशा तट पर वापस धकेले जाने का खतरा रहेगा। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये वो हालात थे जिनमें कुशल और काबिल कप्तान की जरूरत होती है। अफसोस कि उनके पास ऐसा कोई नहीं था। उनका कप्तान बैस्क बीमार पड़ गया था। विशाल लहरें कश्ती से टकरा रही थी। वो लोग बेतहाशा उस कश्ती से पानी निकाले जा रहे थे और बैस्क, जो कहने को तो नाविक था, कश्ती को संभालने से साफ इनकार कर देता है। कहता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो सेल उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर से वो बैस्क को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जल्दी पता चल जाता है कि बैस्क वो नहीं है जो उसने होने का दावा किया था। वो कंट्रोल लेने से बार बार मना कर देता है। सब समझ जाते हैं कि वो धोखेबाज है। उसे नाव चलाने या नेविगेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। वो सब एक झूठ था। उनके पास उससे झगड़ने का समय नहीं था क्योंकि उसी समय एक तूफान आता है और नाव पलट जाती है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। वो बदहवास होकर तैरते हैं और अपने पास के किनारे पर पहुंचते हैं।